अच्छा, आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? एक भाई आपके समाजवादी पार्टी में है, अभी आपने निर्णय नहीं किया है, तो जनता कैसे गुमराह नहीं होती कि एक लोग सपा की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप कल को बीजेपी में हो जाए? अच्छा, बीएसपी का रोल कितना अहम रहेगा अगर बीएसपी का कोई प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में नहीं है? ये वोट की सोल डाइवर्ट होगा, वो वोट बिक भी सकता है और वो वोट अपनी जातीय समीकरणों में सिमट भी सकता है। मतलब बीजेपी सपा दोनों साथ जा सकते हैं? नहीं, सपा के साथ तो जाने का उचित ही नहीं, क्योंकि उनका कैंडिडेट जो है उसके सापेक्ष मेरी सोच दूसरी तरह की है। ये क्या नाराजगी आपकी? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। मिल्कीपुर में अगर बात कर लिया कि मिल्कीपुर का चुनाव 5 फरवरी को होना है, और मिल्कीपुर इस समय पूरे देश में मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है कि जिसने दिल्ली के चुनाव को भी फीका कर दिया है। यूँ तो चुनाव दिल्ली में भी होना है, लेकिन इस समय सबसे चर्चा है मिल्कीपुर की। यूँ क्यों कहें कि मिल्कीपुर की चर्चा, क्योंकि यहीं से अवधेश प्रसाद सांसद हुए, तो अखिलेश यादव ने उनको इतना प्रमोट किया कि चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन बीजेपी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जिसको लेकर आज हम बातचीत करेंगे। अरविंद सेन जी हमारे साथ हैं, आप अच्छे वक्ता भी हैं और पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन अगर मिल्कीपुर की राजनीति की बात कर ली जाए तो इनको बहुत अच्छी जानकारी है मिल्कीपुर की राजनीति के बारे में। एक बयान में अवधेश जी का कल सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कम से कम 15 से 16 मंत्रियों को यहाँ पर लगा दिया, मुख्यमंत्री 6 बार आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी बीजेपी की पकड़ से मिल्कीपुर दूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जीत के बाद जो संशय लोगों के बीच में हो और ये कहने का वो हो कि नहीं साहब आपने मेहनत नहीं की। तो बीजेपी वालों का एक चरित्र है, वो डोर टू डोर और अपने संघ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके बीच में हैं, वो आपके सुख दुख में शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन जो सपा का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री व्यस्त होने के बावजूद भी 6 बार आ रहे हैं और सपा का मुखिया 1 बार भी नहीं आ रहा है। तो उनको पता है हम जीत रहे हैं ना? नहीं, ये गलतफहमी हो सकती है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये उनका जो क्या कहते हैं आकलन है वो सही हो। तो मेहनत करना एक मानवीय फ़र्ज है। चुनावी दृष्टिकोण से आम आवाम के बीच में जाना, मतदाताओं के बीच में जाना, कहीं ये गलत बात तो नहीं है, ये तो सही है। अगर बीजेपी वाले, उनके कार्यकर्ता, उनके कैंडिडेट्स के लिए जो लोग लाइन में हैं, वो लोग गली गली घूम रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। लगता है सपा को कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव में? आप जिस तरह से चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, बीजेपी ने पत्ते अभी नहीं खोले। देखिए, बीजेपी का एक इतिहास रहा है और उनका एक धर्म के तले एक निर्णय लेने की प्रवृत्ति रही है। मैंने ये पाया है कि अभी तो जो आपका खरमास चल रहा है, इसके चलते कल हो सकता है, कल परसों के बाद, मकर संक्रांति के बाद उद्घोषणा उनके कैंडिडेट की हो जाए और उनको उसके पीछे कई एक कारण भी है। उनके यहाँ जो पात्रता की सूची है, जो टिकट मांगने वालों की सूची है, वो ढेर सारी है। उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए किसी न्यूट्रल आदमी को वो चयनित कर सकते हैं जिसका इस क्षेत्र से कोई सरोकार ना हो। ये भी हो सकता है कि जो उनके पास विगत में लोग रहे हैं उनमें से किसी एक को चयन कर लें। लेकिन जब वो सारे लोगों को संयमित कर लेंगे, संयोजित कर लेंगे और लोगों के बीच में एक मैसेज देंगे कि भाई आप लोग आपस में तय कर लो, हम एक आदमी दे रहे हैं, इसी को आप लोग स्वीकार करो। सपा का चुनाव कहाँ खड़ा नजर आ रहा है अभी इस समय आपके हिसाब से? सपा का चुनाव आज की तारीख में हमारी दृष्टिकोण से जो उन्होंने लीड लेनी चाहिए थी अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करके, उस स्थिति में वो नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उनके परिवारवाद को लेकर के और जो कैंडिडेट है उसकी नेगेटिविटी को लेकर के, उसकी नकारात्मकता को लेकर के वो जनता के बीच में जा नहीं रहा है, लोगों से मुखातिब नहीं हो रहा है, लोगों से वोट नहीं मांग रहा है। तो क्या इसको आप एक नेतृत्व के लक्षण मानते हैं? कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या यूँ कह लीजिए कि नेतृत्व की क्या क्षमता का अभाव है। अरविंद सेन जी का रुख किधर है? अरविंद सेन जी का रुख जब सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, अपने लोगों से बैठ करके तय करेंगे, जो मुनासिब होगा, जो उचित होगा, वही उस समय तय करके हम अपने लोगों से राय मशविरा करने के बाद तय कर लेंगे कि हमको किसके साथ जाना है। मतलब बीजेपी सपा दोनों साथ जा सकते हैं? नहीं, सपा के साथ तो जाने का उचित ही नहीं, क्योंकि उनका कैंडिडेट जो है उसके सापेक्ष मेरी सोच दूसरी तरह की है। क्या नाराजगी आपकी अवधेश की? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन जो व्यक्तित्व है, जो आचरण है, जो राजनीतिक आचरण है, जो राजनीतिक शैली है और जो अहम है
और जो क्या कहते हैं जनता को गुमराह करने की प्रवृत्ति है, झूठा आश्वासन देने के जो लक्षण है, जो उनकी आदत है, उसके सापेक्ष कहीं न कहीं एक द्वेष है इस बात का कि आप झूठा आश्वासन आम जनता को दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो जनता को, और उसके बाद जनता एक बायसनेस के नाते आपको वोट दे देती है, किन्हीं मजबूरियों में आपको वोट दे देती है, उसके बाद आप उसका शोषण करते हो। नहीं, किस्मत का दोष तो नहीं कहा जा सकता, एक परिस्थितियों का कि परिस्थितियाँ कही जा सकती हैं, क्योंकि जब लोकसभा का कैंडिडेचर का सवाल पैदा हुआ था और बीजेपी के कैंडिडेट आए थे, उसके बाद इनका डिक्लेरेशन हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि बीजेपी को वॉकओवर दिया जा रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि संविधान की बात आ गई और उसी में क्या कहते हैं पीडीए की बात आ गई और जातीय समीकरण इकट्ठा होकर के वो एक चुनाव जीत गए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि अंधे की बटेर लग गई। एक भाई आपके समाजवादी पार्टी में है, अभी आपने निर्णय नहीं किया है, तो जनता कैसे गुमराह नहीं होती कि एक लोग सपा की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप कल को बीजेपी में हो जाएं? नहीं, जनता गुमराह नहीं होती। हमारी स्पष्टवादिता से, हमारे राजनीतिक आचरण से, हमारे व्यवहारिक आचरण से, हमारे प्रशासनिक आचरण से, मेरे व्यक्तिगत आचरण से हर आदमी वाकिफ़ है। अगर मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसको करूँगा, ये नहीं कि हम गुमराह हो जाए या किसी दबाव के तले आकर के हम अपने के स्वरूप को बदल दें, अपने राजनीतिक आचरण को बदल दें, अपने व्यवहार को बदल दें। पूरे चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी कहाँ, बीजेपी और सपा की अगर चलो टिकट हो जाता है, क्या लगता है समीकरण, क्या इतिहास दोहराएगा फिर इतिहास बदलेगा यहाँ का? नहीं, इतिहास बदलेगा, इतिहास डेफिनेटली बदलेगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं लड़ाई की मादा है, जो लड़ाई की प्रवृत्ति है, जो कि आम आवाम की सोच है, उसमें आज की तारीख में हकीकत तो यह है कि कोई कैंडिडेट सही नहीं पा रही है। आम जनता मजबूर होकर के जिसको चयनित करेगी। लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि इसमें सत्ता की शक्ति, आर्थिक शक्ति, जातीय समीकरण, बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। अभी बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है, आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट के रूप में सूरज चौधरी जी का नाम आ रहा है। वो कितना अपने को स्टैंड कर पाएंगे, कितना बसपा का वोटर उनके साथ जाएगा, आज़ाद पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं कितना वोटों को मोल्ड कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी समझ से जब आपका पर्चा दाखिला हो जाएगा, अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची आएगी, तभी स्थिति स्पष्ट होगी। अच्छा, बीएसपी का रोल कितना अहम रहेगा? अगर बीएसपी का कोई प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में नहीं है, ये वोट किस ओर डाइवर्ट होगा? वो वोट बिक भी सकता है और वो वोट अपनी जातीय समीकरणों में सिमट भी सकता है। अगर वो क्या कहते हैं, सपा को फायदा होगा? सपा को फायदा ना होने के बराबर है, क्योंकि निर्णय ने सपा को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या सपा का जो बसपा का जो वोटर है वो सपा को नहीं पसंद करता, वो कहीं दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन सपा के साथ नहीं जा सकता। क्यों पीडीए वाला काम नहीं चलेगा क्या? पीडीए चला कहाँ? अम्बेडकर नगर में पीडीए चला क्या? मझवा में पीडीए चला? जहाँ जहाँ आपने पीडीए को देखा, ईवीएम मशीनें हैक हो गई थी ना? ईवीएम मशीनें नहीं हैक हो गई थी, जातीय समीकरण विखंडित हो गए। निषाद लालजी वर्मा के साथ संसदीय चुनाव में था, वही निषाद जब अपना कैंडिडेट धर्मराज निषाद के रूप में विधायक के रूप में पाता है तो उसको विधायक बना देता है। मझवा में ज्योति मौर्य जब मिलती हैं तो जो जौनपुर का कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा के साथ था, वही कुशवाहा ज्योति मौर्य के साथ बीजेपी में जाकर के भी ज्योति मौर्य को विधायक बनाता है। तो ये जातीय समीकरण है। कहीं भी आप अगर पीडीए के तहत एक कोई सम्मेलन हुआ हो, जहाँ कुर्मी, कहार, कोहार, लोहार, अहिर, गणरिया ये सब बैठ करके कोई मुसलमान बैठ करके कोई सम्मेलन किए हों, राजनीतिक कोई सोच बनाई हो, राजनीतिक कोई क्या कहते हैं संगठन बनाओ, ऐसा तो कोई पीडीए है नहीं। पीडीए केवल एक तात्कालिक तौर पे चुनावी दृष्टिकोण से और संविधान का आड़ लेकर के एक बनाया गया संगठन था, जिसका क्या कहते हैं टूटना लाजमी है। और वो कुछ नहीं होगा इससे। मिल्कीपुर में पीडीए का कोई असर नहीं। अच्छा, आपका फेवरेट मुख्यमंत्री कौन है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ? नहीं, हमें परिस्थितियों के मुताबिक है। कुछ निर्णय अखिलेश जी के बहुत अच्छे हैं, कुछ निर्णय योगी जी के अच्छे हैं। फेवरेट कौन है फिर? नहीं, फेवरेट कोई नहीं हो सकता। अब जो तात्कालिक तौर पे जो परिस्थितियां होंगी, तात्कालिक तौर पे जो मुद्दे होंगे, उनके सापेक्ष उसका जो रुख होगा वही फेवरेट के होने की प्रक्रिया में। अगर सत्ता की ताकत चली और अगर क्या कहते हैं समीकरण सधे और जो बसपा का वोटर है वो डाइवर्ट हुआ बीजेपी की तरफ, तो बीजेपी जीतेगी, नहीं तो सपा जीत जाएगी। नहीं, इसे वो सवाल ये है कि उसको कौन लोग अपनी तरफ खींच पाते हैं, क्योंकि आज अनुसूचित तबके का जो वोट है वो बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। वो नहीं तय कर पा रहा है कि हम सपा के साथ जाएं, कि हम बसपा के साथ जाएं, कि हम सूरज चौधरी के साथ जाएं। जो आदमी प्रभावी ढंग से उनको अपने कैप्चर कर लेगा, जो प्रभावी ढंग से उनको प्रभावित कर लेगा, वो वही उसी के साथ जाकर के उसी को चुनाव जिताएंगे। नाम को लेकर एक छोटा सवाल है, नाम का बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अगर टिकट में बीजेपी टिकट किसको देती है, उसका नाम का कुछ असर, पार्टी का असर?
नहीं, वहाँ बीजेपी के टिकट पे नाम का कोई असर नहीं है। बीजेपी पार्टी का, उसके निशान का असर है, उसके संगठनात्मक क्षमता का असर है, उसके सत्तात्मक शक्ति का असर है, और उसका जो डोर टू डोर जा करके लोगों को कन्विंस करने की जो शक्ति है, उसका असर है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अरविंद सेन जी थे, इनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पे एक बड़ा ओहदा है वोट के मामले में अरविंद सेन जी का, लेकिन अभी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। जैसे बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, वैसे अरविंद सेन जी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। तो अब देखते हैं कि मिल्कीपुर में क्या होगा, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई। घोषणा होने के बाद देखते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव किस ओर रुख बदलता है।